हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम विभिन्नता एवं वंशागति के अंतर्गत विभिन्नता को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ था। उत्पन्न विषमताओं के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। तो उत्पन्न विषमताओं के आधार पर जब हम इसका अध्ययन कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको आनुवंशिकी लक्षण, आनुवंशिकी और विभिन्नता, इन शब्दों से आपका परिचय कराया था। उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करेंगे विषमताओं के आधार पर दो प्रकार की विभिन्नता पाई जाती हैं। एक विभिन्नता होती है सतत विभिन्नता, दूसरी विभिन्नता होती है असतत विभिन्नता। ये दोनों जो शब्द हैं, ये विभिन्नता किस प्रकार की होती है आज हम इसको समझेंगे भी, और दोनों विभिन्नताओं में क्या अंतर है, दोनों विभिन्नताएं एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं, इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो यहां पर मैंने दोनों विभिन्नताओं के बारे में यहां पर समझाने का प्रयास किया हुआ है। उसको आप डेफिनेशन के रूप में समझिए या उसको आप अंतर के रूप में समझिए, जो आपको आगे की जो क्लासेस होंगी या ये जो चैप्टर है वंशागतीय विभिन्नता का चैप्टर, इसको समझने में और इसको तरीके से क्लियर करने में आपको आसानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सतत विभिन्नता और असतत विभिन्नता। सतत विभिन्नता को कंटीन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। कंटीन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू चलता रहता है, कंटीन्यूअस जो विभिन्नता देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं सतत विभिन्नता। और जो असतत विभिन्नता है इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। तो दोनों विभिन्नताओं को हमने शब्दों से परिचय हुआ। इसके बारे में, सतत विभिन्नता के बारे में डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1809 से लेकर के 1882 के इनका डार्विन का समयकाल को बताया गया है। उन्होंने इस विभिन्नता को, कंटीन्यूअस वेरिएशन को अर्थात सतत विभिन्नता को विचलन विभिन्नता भी कहा। एक नया शब्द दिया, विचलन विभिन्नता। विचलित होने वाली जो विभिन्नता होती है उसको उसने विचलन विभिन्नता कहा। इनको सतत विभिन्नता जो होती है, अब मैं आपको शब्द से परिचय करा रहा हूं कि सतत विभिन्नता, इनको जैविक विकास तथा जातियों की उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सतत विभिन्नता को जातियों एवं उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? तो बोलता है सतत विभिन्नता जो होती है यह विचलन विभिन्नताओं के अंतर्गत, हम शुरू में ही बता चुके हैं कि इसको हमने क्या कहा, विचलन विभिन्नता कहा। तो यही विचलन विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती हैं तथा एकत्रित होने के साथ साथ यह समपरिवर्तित भी होती रहती हैं। एकत्रित भी होती हैं और समपरिवर्तित भी संपरिवर्तित होती हैं और संपरिवर्तित होकर के नई जातियों का विकास करती है या नई जातियों का निर्माण करती है। तो यह है सतत विभिन्नता। इसको हम सतत विभिन्नता को दो प्रकार में बांटते हैं। एक होता है स्वतंत्र विभिन्नता और दूसरी होती है संख्यात्मक विभिन्नता। तो ये तो हो गया सतत विभिन्नता। असतत विभिन्नता के बारे में आपको शब्द से मैं परिचय करा देता हूं कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या कहलाता है, कि यह असतत विभिन्नता किसे कहते हैं। देखो अंतर तो अब क्लियर होगा ही, पहले उन शब्द से हम भली भांति परिचित हो जाते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो डिसकंटिन्यूअस विभिन्नता के अंतर्गत यह वाली जो विभिन्नता है इस नेचर में बहुत कम पाई जाती है। अधिक मात्रा में असतत विभिन्नता देखने को प्राप्त नहीं होती है। इनका कोई निश्चित काल चक्र नहीं होता, कोई निश्चित काल चक्र नहीं होता है। अब इसको हम जैसे पढ़ सकते हैं या समझने के लिए एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के हाथ या पैर में 5 उंगलियों के स्थान पर 6 उंगलियों का पाया जाना असतत विभिन्नता है। इसी के प्रकार कई बछड़े, गाय के जो बच्चे हैं, बछड़े के सींग का ना पाया जाना असतत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। तो इसको हम और अंतर इसको हम और क्लियर करेंगे। अब हम दोनों टॉपिक को हमने शब्द को समझ लिया है, डेफिनेशन को समझ लिया है, तो अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं और उदाहरण के साथ साथ इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सतत विभिन्नता। सतत विभिन्नताएं सूक्ष्म परिवर्तन है
जो मध्यमान की अपेक्षा घटती और बढ़ती रहती हैं, किसी में ज्यादा और किसी में कम देखने को हमको प्राप्त होती है। इसके बारे में बोलता है असतत विभिन्नता में ये अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं और अधिक क्लियर होती हैं और ये औसत से बहुत अधिक विचलित होती हैं। इसको बोलता है विचलित होती है। सतत विभिन्नता जो होती है ये इस प्रकृति में जो पाए जाने वाले जीवधारी हैं या वनस्पति हैं या पौधे हैं उनमें पहले से व्याप्त रहती है, और जो आपकी असतत विभिन्नता है ये अचानक प्रतिस्थापित होती है, मतलब अचानक इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। हो सकता है पहले से भी विद्यमान हो या ना हो, तो अचानक उसमें परिवर्तन हमको देखने को प्राप्त होता है। इनको डार्विन ने क्या नाम दिया? विचलन विभिन्नता भी कहा, विचल विभिन्नता या विचलन विभिन्नता भी कहा जाता है, और इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। एक यहां नया शब्द आ गया आपके लिए, म्यूटेशन इसको कहा जाता है, उत्परिवर्तन। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास जो होंगी उसमें उत्परिवर्तन को हम ह्यूगो डी वृज के उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन अचानक कोई अकस्मात होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसको असतत विभिन्नता को उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। अब आगे बोलता है सतत विभिन्नता इस अस्थायी और अवंशागत होती है, मतलब जब तक वो जीवधारी या प्राणी से प्रकृति में है तब तक उसमें यह विभिन्नता देखने को मिलती है। अब बोलता है अस्थायी है, मतलब उस प्राणी या उस जीवधारी के समाप्त होने के पश्चात विभिन्नता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार अवंशागत का मतलब यदि वह अंतर जो या उनमें जो वह जो अब विभिन्नता देखने को प्राप्त हो रही है, वह विभिन्नता जो हमको देखने को प्राप्त हो रही है वह अगली पीढ़ी में देखने को नहीं मिलती है, मतलब वंशागत नहीं होती है ये समस्याएं। आगे बोलता है जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं नेत्रों का रंग। नेत्रों का जो रंग है, मान लो जो नेत्र का रंग अभी के जीवधारी में है, जरूरी है कि उसकी जो आने वाली संतान हो उसमें भी नेत्रों का रंग वही हो, तो मतलब उस जीवधारी तक ही वह बोलता है स्थित रहती है। असतत विभिन्नता के बारे में बोलता है कि यह युग्मक निर्माण के समय, जब युग्मक या निर्माण होता है उस समय क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, इसको अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में, जब आगे की क्लासों में हम इसका अध्ययन करेंगे कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो समझने में बहुत ही आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या किसे कहते हैं। जीन का एक खंड से दूसरे खंड में जाने की जो प्रक्रिया है, आदान प्रदान होने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीन विनिमय। तो बोलता है जब युग्मक निर्माण होता है तो जीन विनिमय में पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण और निषेचन के समय संयुग्मन में अनियमितता के कारण जो युग्मक का निर्माण होता है, उस कंडीशन में भी जब युग्मक निर्माण होता है तो जीन्स का क्या हो जाता है? आदान प्रदान होता है, चेंजेस हो जाते हैं या अलग होकर के अपना अलग अलग प्रभाव व्यक्त करने लगते हैं। आपको ये चीज पता है कि जब निर्माण होता है तब एक अप्रभावी और एक प्रभावी लक्षण होते हैं। प्रभावी लक्षण अपने आप को आइडेंटिफाई या अपना प्रभाव दिखाता है। लो यहां पर बोलता है कि जब पृथक्करण का नियम आता है तो यहां पर भी जीन का क्रॉसिंग ओवर होने के साथ साथ उनमें अनियमितताएं देखने को प्राप्त हो जाती हैं, और अनियमितताएं होने के कारण एक नया लक्षण, एक नए प्रकार का जीव हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इसको हम सरल वक्र के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, सरल वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और सतत विभिन्नताएं समान रूप से पाई जाती हैं और सभी जीवों और उनके अंगों में पाई जाती हैं। इसी प्रकार असतत विभिन्नता कैसी होती है? स्थायी होती हैं और वंशागत होने वाली हैं। इसी प्रकार की विभिन्नताएं जीन या जीनोम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। इनको हम वक्र के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते क्योंकि ये अकस्मात होने वाले परिवर्तन है और ये कुछ ही परिस्थितियों में अचानक उत्पन्न होती हैं। अब इसको हम दोनों विभिन्नताओं को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो मैं शुरुआत में बताया था आपको कि जो सतत विभिन्नता होती है इनको हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं, दो प्रकार से इसको हम विभाजित करते हैं। जननी के विषमताओं के कारण ये विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो पहला इसका प्रकार होता है, सतत विभिन्नता का पहला प्रकार है स्वतंत्र विभिन्नताएं और दूसरा प्रकार है संख्यात्मक विभिन्नताएं। तो स्वतंत्र विभिन्नताएं और संख्यात्मक विभिन्नताएं। स्वतंत्र विभिन्नता किसे कहते हैं? तो जीवधारियों अथवा शरीर के किसी भाग, आकार, परिणाम अथवा रंग में होने वाले परिवर्तन को हम स्वतंत्र विभिन्नता कहते हैं। शरीर अथवा शरीर के किसी भाग के आकार,
परिणाम अथवा रंग में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र विभिन्नता कहते हैं। इसका उदाहरण है स्वतंत्र विभिन्नता या सतत विभिन्नता का उदाहरण, इसको आप समझेंगे, नेत्र का रंग, नेत्रों का जो रंग है, या बालों का जो रंग है, बालों का रंग, नेत्रों का रंग। इसी प्रकार नाक, आंख, कान का जो आकार है, इसके आधार पर शरीर की लंबाई, पौधे की शरीर की लंबाई, पौधों की पत्तियों की लंबाई इत्यादि, उनमें पत्तियों का रंग, ये सब जो लक्षण हमको देखने को प्राप्त होते हैं, ये स्वतंत्र विभिन्नता के रूप में या सतत विभिन्नता का उदाहरण है। और इसी प्रकार संख्यात्मक परिवर्तन जो होते हैं, संख्यात्मक विभिन्नता जो होती है, अर्थात जैसे मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 पसलियां हैं। 12 की जगह में 13 पसलियों का पाया जाना सतत विभिन्नता का उदाहरण है। इसी प्रकार सितारा जो मछली है, सितारा मछली में कितने भाग होते हैं, उसके कितनी भुजाएं होती हैं? तो हमको पता है 5 होती हैं। 5 भुजाओं से सितारा मछली हमको देखने को प्राप्त होती है, लेकिन हो सकता है ये वाला सतत विभिन्नता देखने के कारण उसमें 6 भुजाएं देखने को प्राप्त हो जाएं। ये संख्यात्मक विभिन्नता का उदाहरण है, यह सतत विभिन्नता का उदाहरण है। इसी प्रकार 5 हाथों में 5 उंगलियों का पाया जाना, 5 जगह में 6 उंगलियों का पाया जाना सतत विभिन्नता का उदाहरण है। असतत विभिन्नता के अंतर्गत ह्यूगो डे व्रीज ने बताया उत्परिवर्तन के बारे में, मतलब अचानक होने वाला परिवर्तन। माता पिता में 5-5 है, मतलब दोनों हाथों में 5 और 5 उंगलियां हैं। बच्चे जब संतान उत्पत्ति होती है, उसके हाथ में 5 की जगह पर 6 उंगलियों का पाया जाना। इसी प्रकार बछड़े के सींग का ना होना, गुलाब का जो पौधा है, गुलाब का फूल तो खिला है, लेकिन गुलाब के फूल में कांटों का ना पाया जाना, बिल्ली के बच्चे में पूंछ का ना पाया जाना, ये सब असतत विभिन्नता का उदाहरण है। ह्यूगो डे व्रीज जो वैज्ञानिक है, वह असतत विभिन्नताएं के बारे में बोलता है कि ये जाति, उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण होती हैं। ह्यूगो डे व्रीज कहते हैं ये वाली जो विभिन्नताएं हैं, यह जातियों के उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण होती हैं। इसी प्रकार कई जीवधारियों के आकार में होने वाला परिवर्तन, कई जीवधारियों के शरीर में आकार की मतलब शरीर के आकार में कोई अंतर देखने को प्राप्त होता है। क्रियात्मक शरीर के जो अंग हैं, उनके कार्य क्रिया करने की दर में या क्रिया करने के कार्य में जो परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक मानसिक गुणों में परिवर्तन देखने को जो प्राप्त होता है, और वातावरण के कारण जो होने वाले परिवर्तन है, यह सब असतत विभिन्नता के ही उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने सतत विभिन्नता और असतत विभिन्नता को डेफिनेशन के आधार पर और दोनों के बीच में अंतर के आधार पर हमने उसको अध्ययन किया है, जो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।